आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी के 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, इसके लिए औपचारिक विद्यालयी शिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, यह एक कठिन और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी, यह केवल लिखित रूप में होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें किसी विद्यालय, किसी टीचर या किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह पूरी तरह से स्वाभाविक और अनौपचारिक होता है। ऑप्शन बी, यह विद्यालय में प्रवेश के बाद प्रारंभ होता है और प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन सी, इसमें परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका बिना किसी प्रयास के होती है। और ऑप्शन डी, यह जन्मजात क्षमता पर आधारित होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह विद्यालय में प्रवेश के बाद प्रारंभ होता है और प्रयासपूर्ण होता है। यह स्वाभाविक क्रिया नहीं है, इसको विद्यालय में ही सीखा जाता है या किसी टीचर के द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नोम चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी, अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा। ऑप्शन सी, भाषा अर्जन उपकरण के माध्यम से। या ऑप्शन डी, केवल विद्यालयी प्रशिक्षण से। तो इसका सही उत्तर है भाषा अर्जन उपकरण के माध्यम से। इसको सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, अनुकरण के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, चॉम्स्की के अनुसार। इसको सी ऑप्शन को सही बताया गया है। और इससे भाषा अर्जन उपकरण, इसको LAD भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए, जन्मजात व्याकरणिक क्षमता। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास का चरण। ऑप्शन सी, अनुकरण की प्रवृत्ति। या ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास बच्चों में होता है। ये जन्मजात क्रिया नहीं है, या संज्ञानात्मक नहीं है, या अनुकरण के द्वारा नहीं सीखी जाती। क्वेश्चन नंबर 5, श्रवण कौशल के मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, सुनी हुई बात का अर्थ ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन बी, कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना। ऑप्शन सी, पाठ को बिना समझे पढ़ना। या ऑप्शन डी, शब्दों की केवल ध्वनि दोहराना। तो सोचिए और विचार करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। इसका उत्तर ए सही होगा, विकल्प ए, सुनी ही बात का अर्थ ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन तो बकवास हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पठन कौशल में सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, केवल तीव्र गति के साथ पाठ को समाप्त करना। ऑप्शन बी, बच्चों के पठन संबंधी संकोच या झिझक को दूर करना। ऑप्शन सी, व्याकरण के कठिन नियमों को याद करना। या ऑप्शन डी, बिना अर्थ समझे उच्चारण करना। तो कौन सा ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। तो 5 सेकंड का टाइम पूरा होने जा रहा है और पूरा हुआ। चलिए बताते हैं। इसका ऑप्शन बी, बच्चों के पठन संबंधी संकोच या झिझक को दूर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तीव्र गति से पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जल्दी जल्दी पाठ समाप्त कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं। बिना अर्थ समझे उच्चारण करना, ये भी कतई यूजलेस है। व्याकरण के कठिन नियमों को याद करना, याद करने वाली बात जहाँ पर आ जाए समझ लो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ये है, लिखावट की सुंदरता और सजावट। अरे भैया, सुंदरता और सजावट से लेखन संबंधी कौशल से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन बी है, बर्तनी की पूर्ण शुद्धता, इससे भी लेना देना नहीं।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों में तो बरतने की गलतियां होती ही है। सी ऑप्शन है मौलिक विचार और अपने विचारों की अभिव्यक्ति। सबसे परफेक्ट अगर आंसर है तो वो है सी। अब डी में क्या लिखा है, लंबे वाक्यों का प्रयोग। क्या ज़रूरी है लंबे वाक्यों का प्रयोग? छोटे छोटे बच्चे लंबे वाक्यों का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सभी बच्चों को इसी के साथ जाना चाहिए। और अभिव्यक्ति वाली बात आ जाए, मौलिक विचारों वाली बात आ जाए, अपने विचारों वाली बात आ जाए, समझ लेना वही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुभाषित कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को किस रूप में देखना चाहिए? बहुभाषित जहाँ एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं वो बहुभाषित कक्षा होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण में एक गंभीर बाधा, बिल्कुल गलत। बाधा वाली बात जहाँ पर आ जाए वो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है अनुशासनहीनता का स्रोत। हीनता वाली बात जहाँ पर आ जाए समझ लेना वो ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है समय की बर्बादी, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन। महत्वपूर्ण वाली बात जिस ऑप्शन में आ जाए और प्लस संसाधन भी दिया हो तो उससे परफेक्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए सबको डी के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ये है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों व कमियों को दूर करना। सबसे परफेक्ट आंसर तो यही है। उपचार का मतलब यही होता है कि बच्चों में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां कर रहे हैं उनको दूर करना। तो बाकी ऑप्शन चलो देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है कि परीक्षा में अधिकतम अंक दिलाना। अंक वाली बात आ जाए, अंक कम होना, अंक अधिक होना, ये तो बकवास है, ये तो नेगेटिव पॉइंट होता है, ऐसे आंसर कभी हो ही नहीं सकते। सी दिया है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा करना। अरे जल्दी पूरा करने का क्या मतलब है? धीरे धीरे पढ़ो, अर्थ समझ कर पढ़ो, जल्दी क्या पड़ी है? तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन डी है छात्रों का श्रेणीकरण करना, यानी कमज़ोर छात्रों को अलग करना, होशियार छात्रों को अलग करना, मिडिल क्लास वाले जो कम होशियार हैं उनको अलग करना। ये श्रेणीक्रम होता है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, श्रेणीक्रम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों व कमियों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के प्रयोग का लाभ क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है कि कक्षा में समय बिताना आसान होता है। अरे क्या ऑडियो विजुअल के समय बिताने के लिए होता है? नहीं, गलत है ये। दूसरा ऑप्शन है अधिगम को अधिक प्रभावी, रोचक और मूर्त बनाना। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, प्रभावी और रोचक और मूर्त बनाना। सी पे देखते हैं, शिक्षक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अरे क्यों शिक्षक की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी? बिना शिक्षक के कोई काम संभव है क्या? तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ाना। क्या दृश्य श्रव्य सामग्री से विद्यार्थियों मानसिक दबाव? नहीं भैया, प्रभावी होती है, बच्चों में उत्सुकता जगती है और पढ़ने की जो क्या बोलते हैं चेतना जागृत होती है। तो ऑप्शन बी एकदम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत यह बल देता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर मिलने चाहिए? तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ये दिए है केवल लिखित अभ्यास का सिद्धांत। अब एक बात समझ लीजिए, जिस ऑप्शन में केवल आ जाए वो तो गलत होगा ही। चलिए दूसरा देखते हैं कि कठिन नियमों को रटने का सिद्धांत। देखो जहाँ पर कठिन आ जाए वो भी नेगेटिव पॉइंट होता है और रटने वाली बात जहाँ पे आ जाए वो भी नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसमें दो नेगेटिव पॉइंट हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सी पे चलते हैं, क्रियाशीलता अभ्यास का सिद्धांत। अब जब क्रियाशीलता ये एक प्लस पॉइंट है, अब क्रियाशीलता अभ्यास क्रियाशीलता है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगला क्या दिया है, एक भाषिता का सिद्धांत, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर सी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सी के साथ सबको चलना चाहिए।
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के रटने की क्षमता जांचना, अभी हमने बताया जहां पर रटने नामक शब्द आ जाए उसको तो हटा दो। ऑप्शन बी देखते हैं, छात्रों की असफलता का पता लगाना, असफलता वाली जहां पर बात आ जाए वो भी नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको भी हटा दो। तीसरा ऑप्शन है केवल व्याकरण की जांच करना, फिर इसमें आ गया केवल वाला भी नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको भी हटा दो। डी ऑप्शन बचा है, देखते हैं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ये एकदम परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है, यही इसका सही भी है। बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन किया जाता है इसमें कि किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए विचार पहले आते हैं और भाषा उसका अनुकरण करती है, मतलब पहले विचार आते हैं बाद में भाषा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा विचार से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। गलत बात, भाषा विचार से स्वतंत्र होकर कहाँ जाएगी, फिर तो मैच ही नहीं करेगा। तो विचार से भाषा स्वतंत्र होगी तो भाषा कैसे सीख पाएंगे? सी ऑप्शन है, भाषा समाज द्वारा सीधे थोपी जाती है। अरे भाई, भाषा समाज के द्वारा थोपी नहीं जाती, अर्जित होती है, स्वतः ही सीख लेता है बच्चा। डी ऑप्शन है, भाषा जन्मजात उपकरण से ही नियंत्रित होती है, से ही नियंत्रित नहीं होती है। ही का मतलब है कि दूसरी से नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, अगर ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ए, विचार पहले आते हैं और भाषा उनका अनुकरण करती है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने ये बात कही है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए निगमन विधि, मतलब नियम से उदाहरण, पहले नियम बाद में उदाहरण। दूसरी है आगमन विधि, पहले उदाहरण चलेंगे बाद में नियम आएंगे। तीसरा ऑप्शन रटने की विधि, रटने से कोई मतलब ही नहीं है। चौथा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक आधारित परिभाषा विधि, केवल पाठ्य पुस्तक तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, हम बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहने देंगे। ऑप्शन ए और बी में देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है निगमन विधि, मतलब नियम पहले फिर उदाहरण, गलत है। बच्चों को पहले हम उदाहरण एग्जाम्पल देंगे, ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है, फिर परिभाषा उसको नियम बाद में बताएंगे, तो ये तो गलत हो गई। बी ऑप्शन है आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, मैंने पहले चीज़ों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, ये होता है वैसे होता है कैसे होता है, फिर हम उसको उसकी परिभाषा लिखाएंगे, उसके नियम लिखाएंगे। तो कौन सी विधि सही है? ऑप्शन बी वाली, आगमन विधि। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ये केवल मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, फिर इसमें केवल आ गया, इसको तो हटा दो, केवल वाला ऑप्शन गलत होता है। बी दिया है कमज़ोर बच्चों को अलग करना, जिस ऑप्शन में कमज़ोर बच्चों को अलग करना या होशियार बच्चों को अलग करने वाली बात आ जाए वो ऑप्शन भी गलत होता है। सी की ओर चलते हैं, विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का सम्मान व संवेदनशीलता दिखाना, ये सही है। सभी संस्कृतियों का, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। और 4 को भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। सभी बच्चों से एक जैसी अपेक्षा करना, नहीं कर सकते हैं भाई। कुछ बच्चे जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, कुछ को सीखने में टाइम लगता है, तो हम एक जैसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, नहीं, परीक्षा लेने वाली बात गलत, पेडागोजी में परीक्षा नहीं ली जा सकती, गलत हो गया। दूसरे को देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, विद्यार्थियों में भय पैदा करना। अरे भाई, भय क्यों पैदा करोगे? भय पैदा करोगे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। भय वाली बात भी जिस ऑप्शन में होगी वो भी गलत होगा। डी की ओर, सी की ओर चलते हैं, शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना,
अरे इससे कार्यभार बढ़ाना, कार्यभार कम करना, बोझ लादना, ये वाले ऑप्शन अगर आते हैं ये भी बकवास होते हैं, कोई लेना देना नहीं पेडागोजी में इनसे। डी पे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक और सुरक्षा का अवसर देना। अवसर जिसमें ऑप्शन में हो समझ लेना, वो ऑप्शन 99% सही होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ और है, छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो, तो अगर नहीं पता है तो लंबे वाले पे टिक कर दो, 95% सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। हम क्या करें कि ओरल एक्सप्रेशन सबसे अच्छा बच्चों का हो जाए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बातचीत, संवाद, वाद विवाद और कहानी कथन के अवसर देना। देखो अवसर वाली बात आ गई, हमने क्या बताया था अभी, अवसर जिसमें आ जाए वो ऑप्शन सही होता है 95%। और लंबा भी ऑप्शन हो, ये लंबा भी दिया है देखो। अब फिर इसमें बातें भी सही लिखेंगे, बातचीत करेंगे तभी ओरल एक्सप्रेशन ठीक होगा, विकसित होगा। संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करेंगे। वाद विवाद, आर्गुमेंट और कहानी कथन कहेंगे, सारी चीज़ें मुँह से बोलने वाली ही आ रही हैं। तो इनसे क्या होता है, ओरल एक्सप्रेशन मतलब मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है, प्रभावी होती है। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी को भी देख लेते हैं। बी दिया है मौन पठन करना। भैया मौन पठन करेंगे तो ओरल एक्सप्रेशन कैसे विकसित होगा, गलत हो गया। केवल श्यामपट्ट कार्य करना, श्यामपट्ट जो लिखा है वो हमने हाथों से लिख लिया, उसको देख देख कर, तो कहाँ से ओरल एक्सप्रेशन हुआ, कहाँ से मौखिक अभिव्यक्ति हुई, यह भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है परिभाषाओं को याद करना। अरे परिभाषा याद कर रहे हैं हम, तो उससे हमारा कहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे कहाँ हम ओरल एक्सप्रेशन हमारे हो रहे हैं, वो हम मौन रहकर भी याद कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकें। अब देखो पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन दिया है भाषा सीखने का एकमात्र स्रोत है। अरे क्या खाली पाठ्य पुस्तकों से ही भाषा सीख सकते हैं क्या, गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन दिया है शिक्षण का एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। चलो ये ठीक है, देखते हैं और ऑप्शन भी देखते हैं। अनावश्यक होता है। अरे भैया भाषा शिक्षण के संदर्भ में पुस्तकें अनावश्यक नहीं है भाई, बहुत मदद करती हैं, साधन है एक। अच्छा चलिए ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं केवल व्याकरण सिखाने के लिए होती है। अरे नहीं भाई, पुस्तकें केवल व्याकरण सिखाने के लिए नहीं आती, उससे हम भाषा भी थोड़ी बहुत सीख सकते हैं। एक साधन है, अगर हम किताबों पर ही डिपेंड हो जाएं तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है कि शिक्षक शिक्षण का एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। अगर साध्य हम इसको कह देंगे तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 भाषा अधिगम में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक की नाकामी। क्या भाषा में जो गलतियां हो रही हैं हम पूरी इसकी जिम्मेदारी शिक्षक पर थोप दें कि शिक्षक की नाकामी, शिक्षक सही नहीं पढ़ा रहा है, शिक्षक बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। शिक्षक की नाकामी नहीं कह सकते भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी है गंभीर अपराध। लो त्रुटियां करना कोई अपराध हो गया क्या, कोई किसी का खून कर दिया है, किसी का बलात्कार कर दिया है, अपराध कैसे हो गया। चलो सी देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक और महत्वपूर्ण चरण। देखो कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं उसमें तो गलतियां होंगी, तो ऐसा तो है नहीं आज हमने सीखी बस एकदम फराटेदार। अगर मान लिया हमने इंग्लिश सीखी फराटेदार, हम आज से ही बोलना शुरू कर दिया हमने, बीच में से कोई गलती नहीं होगी, गलती होगी। या मैथ भी समझ लो, हम मैथ सवाल लगा रहे हैं तो आज जो टीचर ने हमें सवाल दिए वो हमने फटाक से लगा दिए और आगे दिए, फिर उसमें कुछ संख्या चेंज कर दी, फटाफट हम लगाते ही चले गए। क्या सवाल में गलतियाँ नहीं होगी? अगर हम सवाल को सीख रहे हैं क्या गलतियाँ नहीं होंगी? होंगी भाई, गलतियाँ होना तो एक स्वाभाविक है। तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा सी वाला, सी को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक और महत्वपूर्ण चरण। देखो भाषा सीखने के लिए भाई
त्रुटियां तो होंगी ही, भाषा हम सीखेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक चरण माना जाता है। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है और सही है। डी देख लेते हैं। भाषा सीखने में पूर्ण असफलता, त्रुटियां अगर हम कर रहे हैं किसी कोई भाषा सीखने में, तो इसका मतलब वो हमारी पूरी असफलता है क्या? यार ऑप्शन कहाँ से आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वार्षिक परीक्षा लेना चाहिए। भैया परीक्षा वाली बात गलत होती है, पहले ही बताया इसको, गलत, ये गलत है। ऑप्शन बी दिया है कि बिना सोचे पढ़ना। भैया ये बात गलत है। अगर हम पढ़ रहे हैं और उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो गलत हो गया। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। मान लिया कि हम कोई न्यूज़ पेपर ही पढ़ रहे हैं, हम सीधे सीधे पढ़ते चले गए, उसको ना सोचा ना समझा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक बदलना। अरे भाई हमसे कुछ गलती हो गई है, उसका उपचार किया जा रहा है, तो क्या पाठ्य पुस्तक ही बदल दोगे? अरे भाई गलती है, उसको सुधारा जाएगा, तो किताबें थोड़ी ना बदल दी जाएंगी। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। डी वाला है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होना चाहिए, ये सही है। उपचारात्मक, रेमेडियल अगर आता है और इसमें डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक परीक्षण आएगा तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषा अर्जन एक कठिन और औपचारिक प्रक्रिया है, गलत बात। स्वाभाविक क्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और कठिन नहीं है। ये धीरे धीरे बच्चा जन्म से ही सीखने लगता है, जन्म होने के बाद। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जिसमें परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात। स्वाभाविक है, जन्म होने के बाद बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझता है, अपनी भाषा को समझता है। लोग बोलते हैं, पास पड़ोस के लोग बोलते हैं, घर वाले लोग बोलते हैं, वही भाषा बच्चा सीखने लगता है। अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो बच्चा अंग्रेजी धीरे धीरे सीखने लगता है। अगर हम तमिल बोलते हैं तो बच्चा धीरे धीरे तमिल सीखने लगता है, तमिल बोलने लगता है। तो जो भाषा उसके परिवेश में आती है, वो पड़ोस वाले, घर वाले बोलते हैं, वही बच्चा बोलने लगता है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। सी है, भाषा अर्जन के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होती है, नहीं होती है भाई, स्वाभाविक क्रिया है, अपने आप ही सीख लेता है बच्चा। गलत है ये। डी ऑप्शन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों पूर्णतः एक समान प्रक्रिया नहीं भाई, वे एक समान कैसे हो सकती हैं? अर्जन तो स्वाभाविक है, अपने आप बच्चा सीख लेता है, और अधिगम स्कूलों में शिक्षक के द्वारा सिखाई जाती है, तो एक से कैसे हो गई? गलत है, एक समान नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कक्षा में बहुभाषिता का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में सब्र प्रदान करता है और संवाद को सहज बनाता है, बिल्कुल सही बात। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, यह शिक्षण के लिए या शिक्षक के लिए कक्षा का नियंत्रण कठिन बना देता है, नहीं भाई, कठिन नहीं बनाता है। सी देखते हैं, इससे अन्य भाषा के विद्यार्थियों में भ्रम उत्पन्न होता है, क्यों भ्रम उत्पन्न होगा भाई? क्या दिक्कत होगी अन्य विद्यार्थियों को? गलत है ऑप्शन। डी दिया, यह केवल एक वैकल्पिक नीति है जिसका शिक्षण से कोई गहरा संबंध नहीं। ले, क्यों संबंध नहीं? अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो अगर कक्षा की ही भाषा शिक्षक बोलेगा तो जो दूसरी भाषा के बच्चे हैं उनको पढ़ने में तो कठिनाई होगी, समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी, इसलिए बहुभाषिता सही है। क्वेश्चन नंबर 23 श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। देखते हैं ऑप्शन ए, कहानी की मुख्य पात्र का नाम क्या था। दूसरा, लेखक ने कहानी में किस स्थान का वर्णन किया है। सी देखते हैं, कविता की दूसरी पंक्ति का शब्दार्थ लिखिए। कौन सी कविता, कहाँ से आई? चलिए डी ऑप्शन देखते हैं,
शुरू ही कहानी का अंतर बदलकर अपने शब्दों में लिखना या घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देना सबसे बढ़िया श्रवण कौशल है। जो सुना है सेम टू सेम वर्ड वही नहीं उतारना है, अपनी भाषा में सुनी हुई बात को अपनी भाषा में कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ये बढ़िया चीज़ है। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? केवल गति बढ़ाना ताकि पाठ जल्दी समाप्त हो सके? नहीं, गति बढ़ाने की कोई जल्दबाजी नहीं, पाठ समाप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। बी, बच्चों के पढ़ने में झिझक को दूर करना तथा उचित उतार चढ़ाव व स्पष्ट उच्चारण का विकास करना। सबसे बढ़िया ऑप्शन है, यही उत्तर सही है। तो जब बच्चा सस्वर मुंह से बोल बोलकर तेज आवाज़ में पढ़ेगा तो उससे जो है उसकी झिझक दूर होगी, उसका उच्चारण सही होगा, शब्दों का जो उतार चढ़ाव है वो भी सही होगा। मौन पठन से ये चीज़ें समझ नहीं सकती, सही नहीं हो सकती। चलो ये बी ऑप्शन सही है। सी और डी को भी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। भैया अनुशासन बनाए रखने से सस्वर पाठन से क्या लेना देना? गलत हो गया ऑप्शन डी। कठिन शब्दों के अर्थ तुरंत याद करवा देना। क्यों? कठिन शब्दों के तुरंत क्या पड़ी है? अरे और भी तो टाइम है, धीरे धीरे बच्चे कठिन शब्दों का अर्थ सीखेंगे। तुरंत याद करवाने का मतलब क्या है? जहाँ पे तुरंत वाली बात आ जाए और कठिन और सरल शब्दों वाली बात ये कठिन शब्दों वाली बात फिलहाल नेगेटिव ही होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी सही है तो सही है, बाकी फालतू की चीज़ें हैं छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का सर्वोपरि माध्यम क्या है? माने सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा मीडियम, सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर याद करना। फिर याद करने वाली बात आ गई, तो याद करना जहाँ पर भी दिया हो वो तो नेगेटिव होता है, छोड़ दो इसे। बी दिया है सुलेख और श्रुतलेख का लगातार अभ्यास। नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा दिया है सार्थक संवाद, कहानी कहना और सुनना और अनुभवों को अभिव्यक्त करना। ऑप्शन में अगर अनुभवों वाली बात आ जाए तो 90% तो वो सही हो ही जाता है, तो सही बात पूछी जाए। और फिलहाल सार्थक संवाद, ऐसा संवाद जिसका अर्थ भी हो, कहानी कहना और सुनना, अनुभवों की अभिव्यक्ति, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे सभी बच्चे। और डी ऑप्शन दिया व्याकरण के नियमों का चार्ट याद करना। व्याकरण का एक नियमों का चार्ट है, बच्चे उसी को याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो रटने याद करने वाली बात तो गलत होती है, वो ऑप्शन नेगेटिव होता है, इस पर कभी नहीं जाएंगे, तो वो गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, सब लोग सी के साथ ही रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा शिक्षण में आगमन विधि की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात मतलब उसके बाद नियमों का सामान्यीकरण किया जाता है। बिल्कुल सही बात, चलो ये तो सही लग रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं। पहले नियम रटाए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। गलत, नियम बाद में आते हैं। सी ऑप्शन है, यह केवल लिखित कार्य पर बल देती है। ये भी गलत है। तीसरी बात, चौथी बात है डी ऑप्शन, यह विधि प्राथमिक स्तर पर पूरी तरह अनुपयुक्त है, माने उपयुक्त नहीं है। गलत हो गई भैया, प्राथमिक स्तर पर ही तो ये उपयुक्त है। पहले उदाहरण, बाद में नियम, बाद में परिभाषा, तो ऑप्शन ए के साथ सब लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 की ओर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की योग्यता सूची तैयार करना कि कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है, कौन सा होशियार है, सबसे होशियार कौन है, तो ये सूची ऊँची वाली बात गलत होती है, ऐसे ऑप्शन के साथ कभी नहीं जाना है। बी ऑप्शन दिया है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाना, मतलब कंपटीशन करवाना। कंपटीशन वाली बात भी हमेशा गलत होती है, नेगेटिव पॉइंट होता है, इसके साथ भी कभी नहीं जाएंगे। सी दिया विद्यार्थियों की कमियों की केवल पहचान करना, कमियों की पहचान करना भी नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे ऑप्शन के साथ कभी नहीं जाएंगे, ऐसे ऑप्शन से दूर ही रहेंगे।
और ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों और कमियों को दूर करके उनके स्तर को सुधारना। ये ऑप्शन सही है, डी के साथ सब लोग जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया। अब 28 के साथ चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? कम्प्रिहेंसिव। केवल शैक्षिक विषयों का विस्तृत अध्ययन। केवल वाला ऑप्शन हमने बताया था नेगेटिव पॉइंट होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन दिया है विद्यार्थी के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। ये सही ऑप्शन है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों के विद्यार्थी के पूरी तरह से उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ये सही ऑप्शन है, बी के साथ चलेंगे। और सी में क्या दिया? वर्ष में 3 बार परीक्षा कराना, 3 बार 4 बार 5 बार, ये कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो इसको। डी दिया है सभी विद्यार्थियों को समान ग्रेड देना, सबको अगर ए ग्रेड दी सबको ए ग्रेड दे दो, जिसके कम नंबर आए हैं, जो कम होशियार है उसको भी ए ग्रेड दे दो, जो ज़्यादा होशियार है उसको भी ए ग्रेड दे दो, सबको समान ग्रेड। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑप्शन ये दिया है शिक्षक के कार्यभार को पूरी तरह समाप्त करना। नहीं भाई, शिक्षक का कार्यभार कैसे समाप्त हो सकता है? मतलब क्लास में वीडियो चला दो, बच्चे उसी से सारी चीज़ें सीख लेंगे, तो टीचर को कोई कमी नहीं रह गया। बकवास बात है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, चलो और भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन है इंद्रियों का अधिकतम उपयोग कराकर संकल्पनाओं को स्पष्ट व स्थायी बनाना। ये भी सही लग रहा है, बी वाले से ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो डी देख लेते हैं कक्षा में शोर शराबे को कम करना। अरे कक्षा में बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या वीडियो चलाओगे? ले भाई फिल्म देख लो, ले भाई शिक्षाप्रद कहानी है, कोई भी है तो चल रही ले देख लो, क्या उससे शोर कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। गलत ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी कह रहा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर विशेष ध्यान देना। केवल दिया है, छोड़ दो, कठिन हो गया। सी दिया है कठिन शब्दों वाले पाठ्यक्रम को अनिवार्य करना। ये कठिन शब्दावली छोड़ दो, कठिन शब्दावली जहाँ पे कठिन शब्द आ जाए वो नेगेटिव पॉइंट होता है। चौथा दिया है विशेष क्षमता वाले बच्चों को अलग कक्षा में बिठाना। अलग कक्षा में नहीं बिठा सकते, एक ही कक्षा में शिक्षण होता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31 भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक क्या है? जो टेक्स्ट बुक होती है वो है क्या? तो ऑप्शन ए दिया है भाषा सीखने का एकमात्र और अंतिम साधन। नहीं भाई, भाषा का एक साधन है, लेकिन कहो कि एकमात्र साधन है और अंतिम साधन है, कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है, गलत है। दूसरा है व्याकरण के नियमों का संकलन मात्र। नहीं, एक मात्र या मात्र वाली बात आ जाए या केवल वाली बात आ जाए वो पहले से ही नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो दोनों का ऑप्शन गलत हो गए। सी है परीक्षा पास करने की एक मार्गदर्शिका। परीक्षा पास करना, फेल करना, परीक्षा लेना, ये वाली बातें आ जाए, ये भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं और ये भी गलत हो गया। डी दिया है भाषा शिक्षण के संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन या संसाधन है। सबसे बढ़िया ऑप्शन डी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 तो हो गया, 32 की ओर चलते हैं। करके सीखने का सिद्धांत भाषा शिक्षण में किस बात पर बल देता है? केवल मौन पठन पर। गलत, केवल आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। बी दिया विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और व्यवहारिक प्रयोग पर। सक्रिय माने विद्यार्थी सक्रिय बने रहते हैं उस काम में, तो सक्रिय वाला ऑप्शन प्लस पॉइंट होता है फिलहाल। यहाँ पर सक्रिय भागीदारी और व्यवहारिक प्रयोग पर बल, ये तो ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन यही है, बाकी दोनों ऑप्शन बकवास हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य परिणाम या उद्देश्य क्या होता है?
ऑप्शन है विद्यार्थियों को रैंक प्रदान करना, रैंक देना, ग्रेड देना, पास करना, फेल करना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये गलत हो गया, नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया है कि कक्षा में सज़ा की व्यवस्था करना। सज़ा देना भी नेगेटिव पॉइंट होता है, इनाम देना भी नेगेटिव पॉइंट होता है पेडागोजी में, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों की सीखने की कमजोरी, कठिनाइयों या त्रुटियों के कारणों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण का सबसे बढ़िया उद्देश्य यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों की क्या कमजोरी हैं, क्या कठिनाई हो रही हैं, क्या सीखने में उनकी गलतियां हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को पता लगाना। इन्हें ऑप्शन सी सही है, डी तो बेकार की बात है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों में कविता के प्रति रुचि जगाना और लय ताल से आनंद की अनुभूति करना। सही है। और भी देख लेते हैं। कवियों के जीवन परिचय को कंठस्थ कराना, मतलब याद कराना। याद कराने वाली बात गलत होती है, नेगेटिव पॉइंट होता है, छोड़ दो इसको। सी दिया है कविता के सभी शब्दों के कठिन पर्यायवाची रटाना। रटाना याद करना, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, छोड़ते हैं इसको। डी दिया है कविता की हर पंक्ति का व्याकरणिक विश्लेषण करना। अरे प्राथमिक स्तर पर बच्चे व्याकरणिक विश्लेषण कैसे कर पाएंगे भाई? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है और उत्तर सही यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। गद्य शिक्षण के दौरान कठिन निवारण का कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ये पाठ शुरू करने से पहले सारे शब्दार्थ श्याम पट पर लिख देना। गलत बात, पाठ शुरू नहीं हो पाया, तुमने शब्दार्थ श्याम पट पर लिख दिए, नहीं। बी ऑप्शन बच्चों से शब्दकोश देखने के लिए कहना और गद्य पाठ बंद कर देना। मैंने इसका शब्दकोश देख लो, जो मैं मीनिंग लिखे हैं, और किताब को बंद करके रख दो, लेसन जो चल रहा है इसको बंद कर दो। गलत हो गया। सी ऑप्शन है कठिन शब्दों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना। भाई कठिन शब्द हैं तो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, उनकी मीनिंग देखेंगे, उनको समझेंगे, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है पाठ पढ़ने के दौरान प्रसंग और संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। सबसे सही ऑप्शन डी। इसी के साथ सब बच्चे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं? ऑप्शन ए मानक हिंदी व्याकरण के नियमों की पूरी जानकारी होना। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के नियमों को बच्चों को जानकारी कहाँ से होगी? गलत हो गया। ऑप्शन बी घर की भाषा मतलब मातृभाषा और विद्यालय की भाषा मतलब मानक भाषा में अंतर व अलगाव होना। ये सही लग रहा है। चलो अगले दे लेते। सी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी है छात्रों का बहुत अधिक मात्रा में पाठ्य सामग्री पढ़ना। ये कोई चुनौती वाली बात नहीं। डी ऑप्शन दिया है कक्षा में विदेशी भाषाओं का प्रभाव। तो कक्षा में विदेशी भाषाओं का प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो इससे क्या लेना। तो ये कोई चुनौतीपूर्ण कार्य तो नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन जो बी है विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती वाली बात आ रही, तो ये बी वाला है, बी ही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संप्रेषण परक भाषा शिक्षण मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग CLT मुख्य रूप से किस भाषा पर बल देता है, किस पर बल देता है? तो ऑप्शन ये है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। मैंने बताया था याद करना या कंठस्थ करने वाली बात ही गलत है। बी दिया शुद्ध उच्चारण के साथ केवल वाचन पर। केवल वाली बात आ जाए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, छोड़ दो, कुछ देख रहे नहीं इसमें। डी दिया है, सी दिया है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा के सार्थक और प्रभावी प्रयोग पर बल देना। ये सबसे सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। सबसे सही क्या होता है? सी ही सही है। डी ऑप्शन दिया है लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर। तो अधिकतम अंक प्राप्त करना, कम अंक प्राप्त करना, फेल होना, पास होना, ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 38।
जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही है? विचार भाषा से पहले। दूसरा, भाषा विचार को पूरी तरह निर्धारित करती है। गलत बात है। सी दिया है, भाषा और विचार का आपस में कोई संबंध नहीं है, गहरा संबंध है भाई। सी दिया, डी दिया है, भाषा जन्मजात होती है और पर्यावरण का कोई असर नहीं पड़ता है भाई। भाषा जन्मजात नहीं होती है, जन्म लेने के बाद जैसे परिवेश, उसके परिवार की, पड़ोस की भाषा होती है, वैसे ही बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन ए सही है। विचार भाषा से पहले आते हैं, पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा शिक्षण में गृह कार्य तो होमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, बच्चों को व्यस्त रखना ताकि वे घर पर शैतानी ना कर सकें। क्यों भाई, बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही, बच्चों का दूसरा नाम ही शैतानी होता है, तो ये तो गलत हो गया। बी दिया है, कक्षा के कार्य को घर पर दोहराने का दबाव बनाने वाली बात नेगेटिव पॉइंट होता है, दोहराने वाली बात कतई गलत, छोड़ देते हैं इसको। सी दिया है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के सही के उत्तर रटवाना याद करवाना, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी छोड़ देंगे। डी ऑप्शन दिया है, सीखे हुए ज्ञान को सबल प्रदान करना तथा सृजनात्मक व स्वतंत्र अभ्यास के अवसर देना। देखो, सृजनात्मक वाली बात आ जाए और अवसर वाली बात आ जाए तो वो वैसे भी प्लस पॉइंट होते हैं, फिलहाल यहाँ पे तो ये सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक अनिवार्य है? फिर से सुनते हैं, उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक के लिए क्या करना सबसे अधिक अनिवार्य है? ए ऑप्शन है, कक्षा में एक कठिन परीक्षा का आयोजन कराना, परीक्षा ही जब नेगेटिव पॉइंट है तो इसको छोड़ ही देते हैं। दूसरा, छात्रों की त्रुटियों और कठिनाइयों का निदान करना, ये सही है। उपचार और निदान प्लस पॉइंट हैं, तो जो गलतियां की हैं, जो कठिनाइयां बच्चों को हो रही हैं, उनको सही करना, ठीक करना। सी ऑप्शन है, अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर शिकायत करना। अरे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, अपने आप कंट्रोल करिए, उनको अनुशासन में लाइए, अभिभावक को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, गलत है। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को गृहकार्य देना बंद करना। भाई विद्यार्थियों को अगर गृहकार्य नहीं दोगे तो घर पर क्या करेंगे? जो विद्यालय में सीखा है घर पर जाके भूल जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। आज के क्वेश्चंस वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि कुछ लोगों को और भी फ़ायदा मिल सके। और ये 40 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन परीक्षा में आ ही सकते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा इन्हें।